कुएं का किनारा और पहली नजर का धोखा। हरियाणा की माटी की महक और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा शांत गांव। जेठ का महीना था और दोपहर का सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। चिलचिलाती धूप में धरती तवे की तरह तप रही थी। गांव की सीमा पर एक पुराना और विशाल कुआं था, जिसके चारों तरफ घने बरगद और नीम के पेड़ थे। इसी कुएं पर गांव की कुछ युवतियां और महिलाएं अपनी सखियों संग मिट्टी और पीतल के घड़े लेकर पानी भरने आई हुई थी। उन्हीं सखियों के बीच एक नवयुवती थी, जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा एक साधारण किसान परिवार की बेटी थी, लेकिन विधाता ने उसे अथाह सौंदर्य से नवाजा था। उसकी आंखें हिरनी जैसी, रंग कंचन सा और चाल में गजब का ठहराव था। सुंदर होने के साथ साथ सुमित्रा बहुत अधिक पढ़ी लिखी, समझदार और मर्यादा की प्रतिमूर्ति थी। गांव के लोग उसकी सादगी और ऊंचे चरित्र की मिसाल देते थे। सुमित्रा अपनी सखियों के साथ हंसते बोलते कुएं से बाल्टी के सहारे पानी निकाल रही थी। तभी दूर से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी, टप 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 टप। तेजी से आता वो घोड़ा कुएं के पास आकर रुका। घोड़े पर सवार था रणवीर सिंह। रणवीर आसपास के 10 गांवों का एक रईस और रसूखदार जाट जमींदार था। उसका पहनावा, रेशमी कुर्ता, सिर पर सजी शान की पगड़ी और हाथ में पकड़ी महंगी लगाम दूर से ही उसकी अमीरी बयां कर रही थी। लेकिन लंबे सफर और झुलसाने वाली गर्मी के कारण रणवीर का गला सूख चुका था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। कुएं पर पानी भरती स्त्रियों को देखकर रणवीर ने अपने अरबी घोड़े की लगाम खींच दी। घोड़ा हिनहिनाते हुए रुक गया। रणवीर ने रोबीली आवाज में कहा, ओ गोरी, जरा इधर सुनना। बहुत लंबा सफर करके आ रहा हूं। गला सूख कर कांटा हो गया है। पुण्य कमा और जरा इस प्यासे राहगीर को पानी पिला दे। रणवीर की आवाज सुनकर सुमित्रा ने अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाई। मर्यादा और लोकलाज के कारण उसने एक गैर मर्द की तरफ देखना उचित नहीं समझा। उसने बिना कुछ बोले शांति से कुएं से ताजा ठंडा पानी निकाला और पीतल के लोटे में भरकर रणवीर की तरफ बढ़ा दिया। जब रणवीर पानी पीने के लिए नीचे झुका तो उसने सुमित्रा के चेहरे को ध्यान से देखा। सुमित्रा की आंखें शर्म और हया से नीची थी। पानी पिलाते समय भी उसके हाथों में कोई कंपन नहीं था, बल्कि एक शालीनता थी। रणवीर पानी पीता गया, लेकिन उसकी नजरें सुमित्रा के अलौकिक सौंदर्य और उसके गरिमापूर्ण व्यवहार पर टिक गई। रणवीर ने मन ही मन सोचा, अद्भुत, इतना रूप, ऐसा कंचन जैसा बदन। मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। और सबसे बड़ी बात, इस कलयुग में जहां रूप का थोड़ा सा भी अंश होने पर लड़कियों में घमंड आ जाता है, इस लड़की के मुख पर कितनी सरलता है। एक गैर मर्द सामने खड़ा है, पर इसकी नजरें जमीन से नहीं उठीं। इसका चरित्र और मर्यादा इसके रूप से भी सुंदर है। अगर ऐसी गुणी और संस्कारी लड़की मेरी अर्धांगिनी बन जाए तो मेरा जीवन, मेरा घरांगन सब धन्य हो जाएगा। मुझे हर हाल में इसे अपनी पत्नी बनाना है। पानी पीकर रणवीर ने लोटा वापस रखा और सुमित्रा को धन्यवाद दिया। सुमित्रा ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया और अपने घड़े को सिर पर रखकर अपनी सखियों के साथ गांव की ओर कदम बढ़ा दिए। रणवीर के दिल में सुमित्रा घर कर चुकी थी। वह उस नवयुवती के बारे में और अधिक जानने की चाहत में व्याकुल हो उठा। उसने अपने घोड़े की रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर लिया और चोरी छिपे उन लड़कियों के पीछे पीछे चलने लगा। भाग दो, रईस का प्रस्ताव और पिता की चिंता। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद
सुमित्रा गांव की एक तंग गली में मुड़ी और एक बहुत ही साधारण मिट्टी और ईंटों से बने मकान के अंदर प्रवेश कर गई। घर के बाहर गाय और भैंसें बंधी हुई थी, जो ये दर्शा रही थी कि ये एक मध्यम वर्गीय किसान का घर है। रणवीर ने अपने घोड़े को उसी घर के आगे रोक दिया। वो घोड़े से उतरा, अपनी पगड़ी को ठीक किया और दरवाजे के समीप जाकर ऊंची आवाज में आवाज लगाई, राम राम जी, घर में कोई है क्या? अगले ही क्षण हाथ में हुक्का लिए एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दरवाजे पर आया। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, पर आंखों में ईमानदारी की चमक थी। वे सुमित्रा के पिता चौधरी महासिंह थे। एक रईस घुड़सवार को अपने दरवाजे पर देखकर महासिंह के चेहरे पर सवालिया भाव आ गए। रणवीर को अब घर के अंदर जाने का कोई बहाना चाहिए था। उसने अपनी प्यास बुझने के बावजूद दोबारा नाटक करते हुए कहा, राम राम चौधरी साहब, मैं बहुत दूर के गांव से आ रहा हूं। इस तपती दोपहरी में चक्कर आ रहे हैं। यदि थोड़ा पानी और बैठने का स्थान मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ा धर्म होगा आपका। सरल स्वभाव के महासिंह ने तुरंत आदरपूर्वक कहा, आओ आओ बेटा, अंदर आओ। अतिथि तो भगवान का रूप होता है। बाहर बहुत तेज धूप है, तुम अंदर चारपाई पर बैठो। रणवीर अंदर जाकर बैठ गया। महासिंह ने अंदर की तरफ आवाज लगाई, बेटी सुमित्रा, जरा ठंडा पानी लेकर आना, बाहर से कोई पथिक आया है। कुछ ही पलों में सुमित्रा हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर रणवीर पर पड़ी, वो पहचान गई कि ये वही घुड़सवार है। लेकिन उसने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। उसने झुकी हुई नजरों के साथ आदर से रणवीर को पानी दिया। रणवीर ने पानी लेते हुए दोबारा उसकी शालीनता को परखा। पानी देकर सुमित्रा तुरंत पैर समेटकर घर के अंदर वाले हिस्से में चली गई। उसके जाने के बाद रणवीर ने अपनी उत्सुकता को न छुपाते हुए महासिंह से पूछा, चौधरी साहब, गुस्ताखी माफ हो, पर क्या ये आप ही की बेटी है? महासिंह ने गर्व से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ भाई, ये मेरी ही बेटी है, मेरी जान है ये। रणवीर ने आगे पूछा, महाभाव, बेटी सयानी हो गई है, क्या इसकी सगाई या ब्याह हो चुका है, या अभी कुंवारी ही है? लड़की के पिता ने एक ठंडी आह भरी और बोले, जी, अब तक तो कुंवारी ही है, इसके लिए कोई सुयोग्य वर खोज रहा हूं। ये सुनते ही रणवीर के दिल में मानो खुशियों के ढोलन गाड़े बजने लगे। उसकी राह आसान होती दिख रही थी, पर उसने खुद पर काबू रखा और थोड़ा हैरान होने का ढोंग करते हुए बोला, हे महानुभाव, यदि आप बुरा न माने तो क्या मैं ये जान सकता हूं कि इतनी सुंदर और सुशील बेटी का विवाह आपने अब तक क्यों नहीं किया? इसके योग्य तो कोई भी लड़का तुरंत तैयार हो जाता। महासिंह ने हुक्के का एक कश खींचा, धुएं को आसमान की तरफ छोड़ा, फिर ऊपर से नीचे तक रणवीर के कीमती कपड़ों और बाहर खड़े आलीशान घोड़े को देखा। वे समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, भाई, बात सीधी सी है। किसी राजा महाराजा या तुम्हारे जैसे शाही खानदान में इसे ब्याने की मेरी हैसियत नहीं है। बड़े घरानों के तौर तरीके बड़े होते हैं, और मैं अपनी लड़की को उनकी मांग के अनुसार भारी दान दहेज देने में बिल्कुल सक्षम नहीं हूं। मेरी जेब छोटी है, और रही बात किसी गरीब या छोटे घर की, तो वहां न ब्याहने का कारण यह है कि मेरी बेटी सुमित्रा असाधारण गुणों की मालकिन है। वो न केवल एक पवित्र चरित्र वाली लड़की है, बल्कि वो पूरी समझदार, बुद्धिमान और पढ़ी लिखी है। उसने शास्त्रों और दुनियादारी का अच्छा ज्ञान लिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी इतनी काबिल और गुणी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जहां लोग उसकी बुद्धि की कद्र न करें
और वो गरीबी के दलदल में पिसकर अपनी काबिलियत खो दे। बस इसी दुविधा में दिन बीत रहे हैं। लड़की के पिता की बात सुनकर रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी पगड़ी उतारी और महासिंह के पैरों के पास रखते हुए बोला, चौधरी साहब, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं झोली फैलाकर आपसे आपकी बेटी का रिश्ता मांग रहा हूं। महासिंह हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे महंगे वस्त्र, तुम्हारा ये रोब और बाहर खड़ा अरबी घोड़ा साफ बता रहा है कि तुम किसी बहुत ऊंचे और रईस घराने से ताल्लुक रखते हो। मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि मैं ऊंचे खानदान के अनुरूप दान दहेज, सोना चांदी देने में पूरी तरह असमर्थ हूं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। अभी कुछ मिनट पहले ही तो हम मिले हैं। मैं बिना सोचे समझे अपनी बेटी का हाथ किसी अजनबी को कैसे दे दूं? रणवीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्रीमान, जब मैं खुद आपसे झोली फैलाकर आपकी लड़की मांग रहा हूं तो दान दहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे आपकी संपत्ति नहीं, आपकी गुनी बेटी चाहिए। मैं कसम खाता हूं कि मैं आपके यहां से एक तिन का भी दहेज में नहीं ले जाऊंगा। रही बात मेरे बारे में जानने की, तो यहां से 20 कोस दूर रामगढ़ मेरा गांव है। मैं वहां का जमींदार हूं। आप कल ही अपने भाइयों को लेकर मेरे गांव आ जाइए। मेरे चरित्र, मेरी धन दौलत और मेरे परिवार के बारे में जो भी चाहे मालूम कर लीजिए। यदि मेरा घर और मेरा स्वभाव आपको पसंद आए, तभी इस रिश्ते को पक्का कीजिएगा। महासिंह रणवीर की इस साफ गोई और बिना दहेज की बात सुनकर गहरे सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, ठीक है पथिक, तुम्हारी बात में सच्चाई दिखती है, पर यह इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं अपने कुनबे और भाईचारे से इस संबंध में बातचीत करूंगा, तुम्हारे गांव जाकर तसल्ली करूंगा और तभी कोई उचित निर्णय लेकर तुम्हें जवाब भिजवाऊंगा। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आपको ठीक लगे चौधरी साहब, मैं आपके संदेश का इंतजार करूंगा। इतना कहकर रणवीर सिंह सम्मानपूर्वक महासिंह से विदा लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। भाग 3, भाईचारे का फैसला और विवाह। रणवीर के जाने के बाद महासिंह तुरंत घर के अंदर गए। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कुएं से लेकर घर तक की पूरी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा, भाग्यवान, आज एक गजब का वाकया हुआ। एक ऊंचे घराने का जमींदार लड़का आया था। सुमित्रा को देखते ही उसने झोली फैलाकर उसका हाथ मांग लिया। उसने साफ कहा है कि उसे फूटी कौड़ी भी दहेज में नहीं चाहिए। यह सुनकर सुमित्रा की मां के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई, पर तुरंत ही आशंका के बादल भी घिर आए। वो बोली, अगर लड़का इतना अमीर है और बिना दहेज के ब्याह करने को तैयार है तो हमें तुरंत आकर देनी चाहिए। हमारी बेटी किसी महल की रानी बनेगी, उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। पर सोचना यह भी है कि इतने बड़े लोग बिना लालच के रिश्ता क्यों मांग रहे हैं? महासिंह ने चिंता जताते हुए कहा, यही तो मेरी भी चिंता है भाग्यवान। लड़का बहुत ऊंचे घराने का है, जमींदार है। हम ठहरे सीधे साधे किसान। कल को कोई ऐसी वैसी बात हो गई, कोई मनमुटाव हो गया, तो ऊंचे घराने के सामने हमें जमीन की तरफ ताकना पड़ेगा। हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। खैर, इसका फैसला मैं अकेले नहीं करूंगा। आज शाम को भाईचारे की पंचायत बुलाते हैं। शाम ढलते ही महासिंह के घर के आंगन में गांव के बड़े बुजुर्ग, हुक्का पीने वाले साथी और उनके भाई बंधु इकट्ठा हुए। महासिंह ने सबके सामने पूरी बात रखी
और रणवीर के गांव का पता भी बताया। गांव के एक समझदार बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो महासिंह, अगर कोई लड़का खुद चलकर आए, मान सम्मान दे और झोली फैलाकर बिना दहेज के बेटी मांगे, तो इसे विधाता का आशीर्वाद समझना चाहिए। फिर भी लोकलाज और तसल्ली के लिए हम 4 लोग कल ही उसके गांव रामगढ़ जाएंगे और चोरी छिपे उसके बारे में पता लगाएंगे। अगले दिन गांव के 4 मोजिज बुजुर्ग रामगढ़ गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि रणवीर सचमुच एक बहुत बड़ा जमींदार है। उसके पास अथाह जमीन जायदाद है और उसका कोई बुरा व्यसन भी नहीं है। हालांकि गांव वालों ने यह भी बताया कि रणवीर को अपनी अमीरी और अपने रसूख पर थोड़ा घमंड जरूर है, लेकिन दिल का वो बुरा नहीं है। वापस आकर बुजुर्गों ने पंचायत में कहा, महासिंह, लड़का हीरा है। थोड़ा रईसी ठाट का घमंड तो जमींदारों में होता ही है, पर हमारी सुमित्रा अपनी समझदारी से सब संभालेगी। तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कह देनी चाहिए। सबकी सहमति और भाईचारे के आशीर्वाद के बाद महासिंह ने रामगढ़ संदेश भिजवा दिया कि उन्हें यह रिश्ता मंजूर है। जल्द ही विवाह का शुभ मुहूर्त निकला। शादी बेहद सादगी से लेकिन पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। रणवीर अपनी बात का पक्का निकला। उसने महासिंह से 1 रुपया भी दहेज का नहीं लिया। सुमित्रा को शादी के जोड़े में विदा किया गया। विवाह के पश्चात रणवीर अपनी नई नवेली दुल्हन सुमित्रा को लेकर अपने गांव रामगढ़ के लिए रवाना हुआ। उस जमाने में यातायात के साधन नहीं थे। लोग या तो पैदल चलते थे या रथ और घोड़ों पर। रणवीर के पास एक ही उत्तम घोड़ा था, जिस पर सुमित्रा बैठी थी और रणवीर उसकी लगाम थामे पैदल चल रहा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को आराम देना चाहता था। भाग 4, जंगल का पड़ाव और अहंकार का विस्फोट। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई। आसमान में लालिमा छाने लगी थी और सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। रामगढ़ अभी भी काफी दूर था। रास्ते में एक घना और डरावना जंगल पड़ता था। रात के समय जंगल में सफर करना जंगली जानवरों और डाकुओं के डर से सुरक्षित नहीं था। रणवीर ने चारों तरफ देखा और एक सुरक्षित खुली जगह देखकर अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, रात होने को आई है। इस अंधेरे जंगल में आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। यहां पास में एक साफ सुथरी जगह है। हम आज की रात यही पड़ाव डालते हैं। सुबह होते ही हम घर पहुंच जाएंगे। सुमित्रा ने घूंघट के अंदर से ही सिर हिलाकर सहमति दे दी। दोनों घोड़े से उतरे और पेड़ की छाव में बैठ गए। उसी जंगल में उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक अजीब दृश्य चल रहा था। उस इलाके के एक गरीब गांव का एक देहाती अनपढ़ चरवाहा गडरिया अपनी बकरियों को चरा रहा था। पास में ही एक प्राकृतिक तालाब था। दिन भर की चरवाही के बाद वो चरवाहा अपनी बकरियों को घर ले जाने से पहले पानी पिलाने के लिए उस तालाब पर लाया था। बकरियां तालाब के किनारे झुककर अपनी जीभ से लपलप करते हुए पानी पी रही थी। उस गडरिये को भी बहुत तेज प्यास लगी थी, लेकिन उसके पास पानी पीने के लिए न तो कोई लोटा था, न कोई बर्तन, और न ही उसने अपने हाथों की अंजलि बनाकर पानी पीना सीखा था। वो पूरी तरह असभ्य और जंगली माहौल में पला बढ़ा था। इसलिए वो भी बकरियों के बीच घुटनों के बल बैठ गया और बिल्कुल बकरियों की तरह सीधे मुंह तालाब के पानी में डालकर पानी पीने लगा। पेड़ के नीचे बैठा रणवीर ये सब देख रहा था। उसे उस चरवाहे की ये हरकत देखकर घोर घृणा और अहम का एहसास हुआ। उसने अपनी रईसी के घमंड में चूर होकर अपनी पत्नी सुमित्रा की तरफ देखा और उपहास उड़ाते हुए जोर से हंसकर कहा, सुमित्रा, जरा उधर देखो, इस हरामखोर को देखो। ये इंसान नहीं
ये तो साक्षात किसी बकरी की औलाद है। देखो कैसे जानवरों की तरह मुंह मारकर पानी पी रहा है। सुमित्रा ने जब ये सुना तो उसकी न्यायप्रिय और ज्ञानी बुद्धि को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपनी नजरें नीची रखते हुए अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। वो बकरी की औलाद नहीं है। औलाद तो वह किसी इंसान की ही है। बस उसे सही शिक्षा और संस्कार नहीं मिले। रणवीर को उम्मीद नहीं थी कि उसकी नई नवेली पत्नी, जो अब तक उसके सामने आंखें भी नहीं उठा रही थी, उसकी बात को काट देगी। उसके पुरुष अहंकार को ठेस लगी। उसने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा और कड़ा करते हुए दोबारा कहा, तुम औरत हो, अपना दिमाग मत चलाओ। मैं जमींदार हूं, दुनिया देखी है मैंने। मैं जो कह रहा हूं वही परम सत्य है। वो हरामखोर साक्षात बकरी की औलाद ही है। सुमित्रा ने फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हुए सत्य का साथ नहीं छोड़ा और शांत स्वर में कहा, क्षमा करे स्वामी, पर असत्य को स्वीकार करना मेरे संस्कारों में नहीं है। वो पैदा तो एक इंसान के घर ही हुआ है, इसलिए औलाद वो इंसान की ही है। बस ये सारा खेल संगति और परवरिश का है। वह दिन रात जानवरों के बीच रहता है, इसलिए जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है। रणवीर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी मूछें फड़कने लगी। उसने चिल्लाकर तीसरी बार कहा, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी बात मान। वो बकरी की ही औलाद है। सुमित्रा ने पूरी शिष्टता से लेकिन अडिग होकर तीसरी बार भी वही उत्तर दिया, नहीं स्वामी, वो औलाद इंसान की ही है, सिर्फ संगति का फर्क है। तीसरी बार अपनी बात काटे जाने पर रणवीर के अंदर का अहंकारी जमींदार पूरी तरह पागल हो उठा। वो झटके से खड़ा हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने सुमित्रा की तरफ उंगली उठाई और दहाड़ते हुए बोला, बस, बहुत हुआ। हमारी शादी को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। हम अपने घर की चौखट तक भी नहीं पहुंचे हैं, और तूने अभी से मेरे सामने जबान लड़ानी शुरू कर दी। मेरी बात को 3-3 बार काटा है तूने। जो औरत ब्याह के पहले दिन अपने पति की बात की कद्र नहीं कर सकती, वो आगे चलकर मेरा घर क्या बसाएगी? वो तो मेरे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला देगी। सुन लड़की, मैं रणवीर सिंह हूं। मैं अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनता। मैं इसी वक्त इसी जंगल में तुझसे अपना ये पवित्र रिश्ता तोड़ता हूं। आज से तू मेरी पत्नी नहीं और मैं तेरा पति नहीं। जा, जहां जाना है चली जा। पर याद रखना, भूल कर भी मेरे घर रामगढ़ की तरफ कदम मत बढ़ाना। अगर तू कभी भी मेरे घर के आसपास या मेरे सामने दिख गई तो ये रणवीर सिंह कसम खाता है। सामने मेरी तलवार होगी और नीचे तेरा कटा हुआ सिर होगा। रणवीर के मुंह से निकले ये शब्द किसी खंजर की तरह सुमित्रा के दिल के पार हो गए। वो स्तब्ध रह गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। जिस पति को उसने परमेश्वर माना था, उसने महज एक छोटी सी बात पर अपने अहंकार के कारण उसे आधी रात को इस बीहड़ जंगल में जानवरों के बीच अकेला छोड़ दिया। रणवीर ने गुस्से में अपने घोड़े की लगाम पकड़ी, उस पर सवार हुआ और सुमित्रा को उसी रात के अंधेरे में तड़पता छोड़कर तेजी से वहां से चला गया। घोड़े के टापों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। प्रिय दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भाग 5, जाटनी का संकल्प और नई राह। रणवीर के जाने के बाद सुमित्रा वही जमीन पर बैठ गई। वो दुल्हन के भारी जोड़े और गहनों से लदी थी। उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका रुदन पूरे सुनसान जंगल में गूंजने लगा। वो सोच रही थी,
हे नारायण, ये मेरे भाग्य में क्या लिखा था? मेरा क्या कसूर था? मैंने सिर्फ सत्य का साथ दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं वापस अपने पिता के घर लौटकर जाती हूं तो समाज मेरे बूढ़े पिता पर उंगलियां उठाएगा। लोग कहेंगे कि जरूर लड़की में ही कोई खोट होगा, जो पहले ही दिन जमींदार ने उसे छोड़ दिया। मेरे पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जीते जी मर जाएंगे। नहीं, मैं अपने पिता के घर वापस जाकर उन्हें जीते जी नहीं मार सकती। और पति के घर जाने का रास्ता मौत का रास्ता है। वो रो ही रही थी कि तभी उसके रोने की आवाज सुनकर वही चरवाहा, जो अपनी बकरियां समेट रहा था, डरते डरते सुमित्रा के पास आया। उस भोले देहाती लड़के ने जब देखा कि घने जंगल में रात के समय एक अत्यंत सुंदर स्त्री शादी के लाल जोड़े में अकेली बैठी रो रही है, तो उसकी हैरानी और डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। चरवाहे ने दूर से ही हाथ जोड़कर हकलाते हुए पूछा, ओ ओ दीदी, तुम कौन हो? इस भूतिया जंगल में अकेली क्यों रो रही हो? तुम्हारा दूल्हा कहाँ गया? तुम देवी हो या कोई वन की अप्सरा? सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछे और उस लड़के की तरफ देखा। वो लड़का सचमुच बहुत भोला था। उसकी आंखों में कोई खोट नहीं था, बस वह दुनियादारी से अनजान था। सुमित्रा को समझ आ गया कि इस लड़के को कुछ नहीं पता कि इसके ही कारण उसका घर उजड़ गया है। सुमित्रा ने मन ही मन विचार किया। उसकी बुद्धिमत्ता जाग उठी। उसने सोचा, मेरे पति ने मुझे चुनौती दी है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है और उनका अहंकार ही सत्य है। उन्होंने मुझे बेसहारा छोड़ा है ना? अब मैं रोकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं इस लड़के को जरिया बनाऊंगी। मेरे पति ने इसे बकरी की औलाद कहा था ना? अब मैं अपनी शिक्षा, बुद्धि और नीति से इस बकरियां चराने वाले गडरिये को इस देश का राजा बनाऊंगी और उसी पति के अहंकार को इसी के पैरों में झुकाऊंगी। यही मेरी नियति है और यही मेरा बदला होगा। सुमित्रा ने अपनी योजना तय कर ली। उसने अपनी सिसकियों को रोका और चरवाहे से कहा, भाई, मेरा भाग्य बहुत खराब है। मेरा पति एक बहुत ही घमंडी और क्रूर इंसान था। वो मुझे इस सुनसान जंगल में अकेला छोड़कर भाग गया है। अब इस दुनिया में मेरा कोई आसरा नहीं है। न मैं अपने पीहर जा सकती हूं, न ससुराल। वो भोला चरवाहा बहुत दयालु था। सुमित्रा के बहते आंसू देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत कहा, दीदी, तुम रो मत। हमारी मां कहती है कि संकट में पड़ी स्त्री की मदद न करने वाला नरक में जाता है। मेरा नाम भोला है। मेरा इस दुनिया में मेरी बूढ़ी मां के सिवाय कोई नहीं है। हम बहुत गरीब हैं। एक छोटी सी मढ़िया झोपड़ी है हमारी। अगर तुम्हारा कोई आसरा नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से तुम मेरी धर्म की बहन हुई और मैं तुम्हारा धर्म भाई। जब तक इस भोला के शरीर में प्राण है, कोई तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। गरीब चरवाहे की ये पवित्र और निश्चल बात सुनकर सुमित्रा की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाई, आज से मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम मुझे अपने घर ले चलो। भोला अपनी बकरियों को हाँकने लगा और सुमित्रा चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ी। आधी रात के वक्त वे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गरीब गांव में पहुंचे। भोला की झोपड़ी मिट्टी की थी, जिसके ऊपर फूस का छप्पर था। झोपड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई बाहर आई। वो भोला की मां थी। जब उसने अपने बेटे के साथ आधी रात को दुल्हन के वेश में एक अनजान अपूर्व सुंदरी को आते देखा, तो बुढ़िया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो लाठी पटक कर बोली, अरे भोला, ये क्या अनर्थ कर आया तू?
ये कौन है? इस आधी रात को इसे दुल्हन के कपड़ों में कहां से उठा लाया? कहीं तूने कोई डाका तो नहीं डाला? पुलिस हमें पकड़ ले जाएगी। भोला ने तुरंत मां के पैर छुए और कहा, नहीं नहीं मां, ऐसा मत सोच, ये मेरी धर्म की बहन है। भोला ने जंगल की पूरी घटना अपनी मां को सुना दी। बुढ़िया को फिर भी यकीन नहीं हुआ। वो दुनिया देख चुकी थी। उसने सुमित्रा को संशय भरी नजरों से देखा और बोली, भाई, ये लड़की किसी बड़े घर की लगती है। इसके गहने बड़े कीमती हैं। हम ठहरे बकरियां चराने वाले गरीब लोग। हम इसे कैसे अपने घर में रख सकते हैं? हमारा इसका क्या मेल? सुमित्रा ने तुरंत आगे बढ़कर बुढ़िया के पैर छुए और अत्यंत विनीत स्वर में कहा, मां जी, आपका शक करना बिल्कुल सही है। अचानक किसी अजनबी को घर में पनाह देना आसान नहीं होता। पर मां, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। आपके बेटे ने मुझे बहन माना है। मैं आपके घर पर बोझ नहीं बनूंगी। मुझे बस अपनी झोपड़ी के एक कोने में सिर छुपाने की जगह दे दीजिए। मैं घर का सारा काम करूंगी। मेरा यकीन मानिए मां जी, मेरे आने से इस घर का अमंगल नहीं, बल्कि बहुत बड़ा मंगल होगा। सुमित्रा की आवाज में जो सम्मोहन, सच्चाई और आदर था, उसने बुढ़िया के दिल को पिघला दिया। बुढ़िया ने एक गहरी सांस ली और सुमित्रा के सिर पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बेटी, जब विधाता ने तुम्हें हमारे द्वार पर भेजा है तो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। आज से तू मेरी बेटी है। भाग 6, कायाकल्प और राजा का दरबार। उस दिन के बाद से सुमित्रा उस झोपड़ी में रहने लगी। उसने अपने कीमती गहने और दुल्हन के कपड़े एक पोटली में बांधकर छुपा दिए और एक साधारण सूती साड़ी पहनकर घर के कामों में जुट गई। सुमित्रा केवल एक सुंदर स्त्री नहीं थी, वो शिक्षा और नीति शास्त्र में निपुण थी। उसने सबसे पहले अपने धर्म भाई भोला का कायाकल्प करने का निर्णय लिया। भोला अब तक केवल बकरियों की भाषा समझता था। उसे इंसानों की तरह बात करना, बैठना और समाज के नियम नहीं पता थे। सुमित्रा हर रोज शाम को चूल्हा जलाने के बाद भोला को अपने पास बिठाती। वो उसे अक्षरों का ज्ञान देती, इतिहास और राजनीति की कहानियां सुनाती। उसने भोला को सिखाया कि सीधे तने और गर्व से कैसे खड़े होते हैं, आंखों में आंखें डालकर, बिना डरे और बिना हकलाए ऊंचे स्वर में कैसे बात की जाती है, साफ सफाई से रहने के क्या फायदे हैं। सुमित्रा की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में भोला का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। उसकी देहाती बोली में अब मिठास और वजन आ गया था। उसकी आंखें अब बुद्धिमत्ता से चमकने लगी थी। जो भोला कभी जानवरों की तरह पानी पीता था, अब वो एक सभ्य पुरुष की तरह आचरण करने लगा था। 1 साल बीत गया। अब बुढ़िया और भोला सुमित्रा को घर की लक्ष्मी मानने लगे थे। सुमित्रा की हर बात उनके लिए पत्थर की लकीर बन चुकी थी। एक दिन सुमित्रा ने भोला से कहा, भाई भोला, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी का अगला कदम बढ़ाएं। मेरी बात मानो और अपनी इन सभी बकरियों को बाजार ले जाकर बेच दो। भोला ने बिना कोई सवाल किए अपनी बहन पर पूरा भरोसा करते हुए कहा, जैसा तुम कहो बहना, तुम जो भी करती हो हमारे भले के लिए ही करती हो। भोला ने अपनी सारी बकरियां बेच दी। बकरियां बेचने से जो भी धन इकट्ठा हुआ, सुमित्रा ने उसका बहुत ही बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले उस टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक पक्का, सुंदर और साफ सुथरा मकान बनवाया, जिससे समाज में उनका सम्मान बढ़े। इसके बाद उसने बचे हुए पैसों से बाजार से एक बहुत ही ऊंचे और उत्तम नस्ल का तेज तर्रार घोड़ा खरीदा। सुमित्रा ने भोला से कहा, भाई, अब तुम इस घोड़े पर बैठो
और घुड़सवारी का कड़ा अभ्यास करो। तुम्हें एक कुशल घुड़सवार बनना है। भोला दिन रात घुड़सवारी सीखने लगा। 2-3 महीनों के भीतर ही वो हवा से बातें करने वाला एक बेहतरीन घुड़सवार बन गया। उसका शरीर कसरत और घुड़सवारी से फौलादी हो चुका था। जब सुमित्रा को लगा कि भोला पूरी तरह तैयार है, तो उसने एक सुबह उसे अच्छे कपड़े पहनाए और कहा, भाई, अब तुम बकरियां चराने वाले भोला नहीं हो। आज से तुम हर रोज इस राज्य के राजा वीर प्रताप सिन्हा के दरबार कचहरी में जाओगे। वहां पीछे शांत खड़े रहकर राजा के न्याय को देखना। राजा की क्या समस्याएं, राज्य में क्या चल रहा है, मंत्रियों के बीच क्या बातचीत होती है, वो सब ध्यान से सुनना, अपनी बुद्धि में बिठाना और शाम को आकर मुझे ज्यों की त्यों सुनाना। भोला हर रोज घोड़े पर सवार होकर राजा के दरबार में जाने लगा। वह चुपचाप एक कोने में खड़ा रहता और राजा की हर बात को ध्यान से सुनता। शाम को घर लौटकर वो अपनी बहन सुमित्रा को पूरी रिपोर्ट देता। सुमित्रा उसे बताती कि राजा ने कहाँ सही निर्णय लिया और कहाँ चूक की। इस प्रकार अनजाने में ही भोला राजनीति और कूटनीति का महान ज्ञाता बनता जा रहा था। भाग 7, घोड़ों की दौड़ और भाग्य का पलटना। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। एक दिन जब भोला दरबार से लौटा तो वो बहुत उत्साहित था। उसने सुमित्रा से कहा, बहना, आज राजा ने पूरे राज्य में एक बहुत बड़ी घोषणा की है। कल राज्य के वार्षिक उत्सव के मौके पर महाघोड़ों की दौड़ होने वाली है। इस दौड़ में राज्य के बड़े बड़े जमींदार, राजकुमार और खुद राजा अपने सबसे तेज घोड़ों के साथ भाग लेंगे। राजा ने कहा है कि जिसका भी घोड़ा इस दौड़ में विजयी होगा, उसे राजा खुद अपनी तरफ से बहुत बड़ा और मुंह मांगा इनाम देंगे। बहना, क्या मैं भी इस दौड़ में भाग लूं? सुमित्रा के चेहरे पर एक रहस्यमयी और गहरी मुस्कान उभर आई। उसने मन ही मन सोचा, आखिरकार वो अवसर आ ही गया जिसका मुझे महीनों से इंतजार था। विधाता ने मेरी न्याय की घड़ी तय कर दी है। सुमित्रा ने भोला के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ भाई, तुम्हें इस दौड़ में जरूर भाग लेना है, लेकिन मेरी कुछ बातें बहुत ध्यान से सुन लो और उन्हें अपने दिल दिमाग में बांध लो। कल सुबह दौड़ शुरू होने से पहले मैं तुम्हारे घोड़े की काठी के पीछे एक विशेष थैला बांधूंगी, जिसमें राज्य का सबसे स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल की एक सुराही होगी। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा घोड़ा बहुत उत्तम नस्ल का है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो राज्य के सभी घोड़ों को पीछे छोड़ देगा। लेकिन भाई, तुम्हें ये दौड़ जीतनी नहीं है। भोला चौंक गया। जीतनी नहीं है? पर क्यों बहना? अगर मैं जीतूंगा नहीं तो इनाम कैसे मिलेगा? सुमित्रा ने गंभीरता से समझाया, भाई, कूटनीति कहती है कि राजा के अहंकार को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि तुमने राजा के घोड़े को पीछे छोड़ दिया तो राजा इनाम देने की बजाय अपने अपमान के गुस्से में तुम्हें दंड भी दे सकता है। इसलिए तुम्हें अपने घोड़े को सबसे आगे तो रखना है, लेकिन राजा के घोड़े से हमेशा एक कदम पीछे रखना। राजा को यह लगना चाहिए कि उसका घोड़ा सबसे तेज है। बस तुम राजा के पीछे पीछे चलना और आगे जो भी स्थिति बने अपनी बुद्धि से काम लेना। भोला ने अपनी बहन के पैर छुए और कहा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा बहना, जैसा तुमने सिखाया है। अगले दिन राज्य के विशाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा थी। एक से बढ़कर एक शानदार घोड़े लाइन में खड़े थे। राजा वीर प्रताप सिंह खुद अपने शाही अरबी सफेद घोड़े पर सवार थे। भोला भी अपने घोड़े के साथ प्रतियोगिता में शामिल हो गया। सुमित्रा ने उसके घोड़े की काठी के पीछे गुपचुप तरीके से भोजन
और पानी की सुराही बांध दी थी। भूमपू बजा और दौड़ शुरू हुई। सारे घोड़े धूल उड़ाते हुए तेजी से भागे। शुरुआत में भोला का घोड़ा पीछे था, लेकिन जैसे जैसे मील बीतते गए, भोला ने अपनी बहन की सिखाई घुड़सवारी के हुनर का प्रदर्शन किया। उसने धीरे धीरे एक एक करके सभी जमींदारों और राजकुमारों के घोड़ों को पीछे छोड़ दिया। दौड़ लंबी थी। मैदान से निकलकर वो रास्ता जंगलों और पहाड़ियों की तरफ जाता था। कुछ ही घंटों में भोला का घोड़ा सबसे आगे चल रहे राजा के घोड़े के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। लेकिन अपनी बहन के कहे अनुसार भोला ने अपने घोड़े की लगाम को थोड़ा खींच कर रखा और राजा के घोड़े से हमेशा 2 कदम पीछे ही रहा। बाकी के सभी घुड़सवार बहुत पीछे छूट चुके थे। वे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। राजा अपने जीतने के अहंकार में और जोश में इतना अंधा हो चुका था कि वो लगातार अपने घोड़े को दौड़ाता गया। उसे भा ही नहीं रहा कि वो किस दिशा में और राजमहल से कितनी दूर आ चुका है। तभी दोपहर की चिलचिलाती धूप और घंटों की इस भयंकर दौड़ के कारण राजा का घोड़ा बुरी तरह थककर लड़खड़ाने लगा। राजा खुद भी भीषण गर्मी और प्यास से बेहाल हो चुका था। राजा का गला सूख चुका था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। राजा ने हार मानकर अपने घोड़े को एक घने पेड़ की छाव में रोका। वो घोड़े से नीचे गिरा और हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। राजा के प्राण प्यास के मारे निकले जा रहे थे। उस निर्जन जंगल में दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं था। राजा कमजोर आवाज में चिल्लाने लगा, पानी, कोई है? मुझे पानी दो, मेरे प्राण जा रहे हैं, पानी। तभी भोला भी वहां पहुंच गया। उसने अपने घोड़े को रोका और तुरंत नीचे उतरा। राजा की ऐसी दयनीय हालत देखकर भोला को अपनी बहन की बात याद आई। उसने बिना समय गवाए अपने घोड़े की काठी से ठंडे पानी की सुराही निकाली और राजा के समीप जाकर आदरपूर्वक कहा, महाराज, शांत हो जाइए, ये लीजिए, पानी पीजिए। राजा ने झपटकर सुराही ली और सारा पानी गटागट पी गया। पानी पीते ही राजा के शरीर में मानो नए प्राणों का संचार हुआ। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी भूख के मारे राजा के पेट में मरोड़ उठने लगी। राजा ने करहाते हुए कहा, युवक, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, पर भूख के मारे मेरी आंतें सिकुड़ रही है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, अवश्य है। भोला ने तुरंत काठी से स्वादिष्ट भोजन का पैकेट निकाला और राजा के सामने परोस दिया। राजा ने जल्दी जल्दी भोजन किया। भोजन और पानी के बाद राजा पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हो गया। राजा ने अपनी गद्दी को संभाला और भोला को बहुत ध्यान से देखा। भोला का कसरती बदन, उसकी आंखों का तेज और उसका शिष्ट व्यवहार देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, नौजवान, आज तुमने न केवल मुझे पानी और भोजन दिया, बल्कि तुमने साक्षात काल के गाल से मेरे प्राणों की रक्षा की है। इस निर्जन वन में यदि तुम मेरे पीछे न होते, तो आज तुम्हारा राजा प्यास और भूख से यही दम तोड़ देता। ये तुम्हारा मेरे ऊपर ऐसा कर्ज है जिसे मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। पर मैंने तुम्हें पहले कभी दरबार में नहीं देखा। तुम कौन हो? भोला ने हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता और सीधे खड़े होकर कहा, महाराज, मेरा नाम भोला है। मैं पास के ही एक गांव का रहने वाला हूं। मैं पिछले कई महीनों से आपकी कचहरी में आ रहा हूं और आपके न्याय को सीख रहा हूं। शायद आपकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी होगी। राजा भोला की इस सादगी और बिना किसी घमंड के बात करने के ढंग पर मोहित हो गया। राजा खड़ा हुआ
और उसने तलवार हवा में लहराते हुए ऊंची आवाज में कहा, भोला, जो व्यक्ति राजा के प्राणों की रक्षा कर सकता है वो पूरे राज्य की रक्षा करने के योग्य है। तुम्हारी इस वीरता, दूरदर्शिता और उपकार के बदले मैं, राजा वीर प्रताप सिन्हा, इसी क्षण तुम्हें अपने पूरे राज्य की सभी फौजों का प्रधान सेनापति, महाकमांडर नियुक्त करता हूं। तभी पीछे से दौड़ में छूटे हुए कुछ अन्य सैनिक और मंत्री भी हाफते हुए वहां पहुंच गए। राजा ने मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों, यदि कोई व्यक्ति आपके राजा के प्राण बचाए तो उसे क्या इनाम मिलना चाहिए? मंत्री कुछ समझ पाते इससे पहले ही राजा ने भोला की तरफ इशारा करके कहा, आज से ये नौजवान हमारा सेनापति है। राजमहल चलो और इसकी ताजपोशी की तैयारी करो। सैनिक और मंत्री मन ही मन चिढ़ गए। उन्होंने सोचा कि ये कल का आया लड़का, जो कल तक आम इंसान था, आज हमारा सेनापति बन गया। ये तो नाइंसाफी है। पर राजा के हुक्म के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। राजा अपने सैनिकों के साथ राजमहल लौट गया। भोला भी खुशी से झूमता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने अपनी बहन सुमित्रा और बूढ़ी मां के पैर छुए और पूरी कहानी कह सुनाई। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो विधाता क्या खेल रचता है। पर एक बात याद रखो, इस घोड़े को ज्यों का त्यों, इसकी काठी और थैले के साथ ही आंगन में खड़ा रहने दो। इसकी काठी अभी मत उतारना। भोला ने वैसा ही किया। भाग 8, शाही विवाह और आधा राज्य। उधर राजमहल पहुंचकर राजा ने रानी को जंगल की पूरी आपबीती सुनाई। राजा ने कहा, रानी, आज उस लड़के भोला ने मेरे प्राण बचाए हैं। वो बहुत ही गुणी, रूपवान और समझदार है। मैंने उसे सेनापति तो बना दिया है, पर मेरा दिल अभी भी नहीं भरा। मैं उसका ये एहसान कैसे उतारूं? रानी बहुत समझदार थी। उसने कुछ देर सोचकर कहा, महाराज, हमारी बेटी राजकुमारी रत्नावली अब विवाह के योग्य हो चुकी है। हम उसके लिए वर खोज ही रहे हैं। जिस लड़के ने आपके प्राण बचाए, जो इतना साहसी और गुणी है, क्यों न हम अपनी बेटी का विवाह उसी सेनापति भोला के साथ कर दें? इससे वो लड़का हमेशा के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा और हमारी बेटी भी एक वीर पुरुष के साथ सुखी रहेगी। राजा को रानी का यह सुझाव बहुत पसंद आया। राजा ने तुरंत अपने 4 खास सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, उस लड़के भोला के घर जाओ और उसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ महल लेकर आओ। हमें विवाह का प्रस्ताव रखना है। सैनिक भोला को ढूंढने निकले। उन्हें भोला के गांव का ठीक से पता नहीं था। वे ढूंढते ढूंढते जब भोला के नए बने घर के आगे से गुजरे तो उन्होंने आंगन में वही विशिष्ट घोड़ा खड़ा देखा, जिसकी काठी के पीछे सुमित्रा ने थैला बांधा था। सैनिक पहचान गए कि ये वही घोड़ा है। सैनिक घोड़ों से उतरे और घर के अंदर गए। आंगन में सुमित्रा बैठी हुई थी। सुमित्रा ने जब राजसी सैनिकों को देखा तो उसकी तीव्र बुद्धि ने भांप लिया कि हो सकता है कि महल के बाकी मंत्री और सैनिक भोला के सेनापति बनने से जलते हों और वे भोला को कोई नुकसान पहुंचाने आए हों। सैनिकों ने कड़क कर पूछा, ए महिला, इस घोड़े का घुड़सवार कहाँ है? उसे राजा ने याद किया है। सुमित्रा ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, सैनिक जी, मुझे नहीं पता। इस घोड़े का घुड़सवार तो सुबह से घर नहीं लौटा है। केवल ये घोड़ा ही अपने आप भागकर वापस आया है। सैनिक निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद घुड़सवार रास्ते में कहीं लापता हो गया है। वे वापस राजमहल गए और राजा से झूठ बोल दिया, महाराज, हम उसके घर गए थे, पर उसकी बहन ने बताया कि घुड़सवार अभी तक घर नहीं लौटा है, केवल घोड़ा ही आया है। हमें लगता है वो लड़का डरकर कहीं भाग गया है।
राजा को अपने सैनिकों की नीयत पर शक हुआ। उसने सोचा कि सैनिक जरूर ईर्ष्या के कारण झूठ बोल रहे हैं। राजा ने कहा, मैं खुद जाऊंगा। राजा अपने विशेष अंगरक्षकों के साथ खुद भोला के घर पहुंचा। राजा को अपने द्वार पर देखकर सुमित्रा बाहर आई। राजा ने पूछा, बेटी, तुम्हारे भाई भोला कहाँ है? सैनिकों ने कहा कि वो घर नहीं लौटा। सुमित्रा ने राजा के चेहरे पर सच्ची चिंता देखी। वो समझ गई कि राजा खुद चलकर आए हैं तो नीयत साफ है। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, हे राजन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि आपके सैनिक मेरे भोले भाई से ईर्ष्या करते हैं और उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैंने झूठ कहा था। मेरा भाई भोला अंदर कमरे में सो रहा है, मैं उसे अभी जगा कर लाती हूं। सुमित्रा ने भोला को जगाया। भोला बाहर आया और राजा के सामने अदब से खड़ा हो गया। राजा ने भोला को गले लगाया और कहा, भोला, मैं अपनी बेटी राजकुमारी रत्नावली का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? भोला ने अपनी बहन की कूटनीति के अनुसार कहा, महाराज, ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं अपनी मां और अपनी पूजनीय बहन सुमित्रा की अनुमति के बिना अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं लेता। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं उनसे पूछकर आपको जवाब दूंगा। राजा भोला के इस पारिवारिक आदर को देखकर और अधिक गदगद हो गया। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। घर के अंदर जब भोला ने सुमित्रा को ये बात बताई तो सुमित्रा की आंखों में संतोष की चमक थी। उसने कहा, भाई भोला, सहर छा कर दो, ये विधाता का न्याय है। अगले ही सप्ताह पूरे राज्य में ढोलन गाड़े बजे। बकरियां चराने वाले एक गरीब गडरिये भोला का विवाह राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी रत्नावली के साथ अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। राजकुमारी भी भोला के सुंदर रूप, उसकी शालीनता और वीरता को देखकर बहुत खुश थी। विवाह के उपहार स्वरूप राजा वीर प्रताप सिंह ने न केवल भोला को अपार धन संपत्ति, हाथी घोड़े और सोने के भंडार दिए, बल्कि अपनी वृद्धावस्था के कारण अपना आधा राज्य भी भोला के नाम कर दिया और उसे उस आधे राज्य का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। अब भोला एक मामूली चरवाहा नहीं, बल्कि एक विशाल और समृद्ध राज्य का महाराजा भोला सिंह बन चुका था। एक दिन राजा भोला सिंह अपनी रेशमी पोशाक और मुकुट पहने अत्यंत भावुक होकर अपनी धर्म बहन सुमित्रा के पास पहुंचा। उसने सुमित्रा के पैरों में अपना सिर रख दिया और रोते हुए बोला, बहना, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैं तो एक अनपढ़ अज्ञानी चरवाहा था जो जानवरों की तरह पानी पीता था। तुमने मुझे अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धि और अपने संस्कारों से तराश कर एक बकरियां चराने वाले गडरिये से इस देश का राजा बना दिया। आज मेरे पास महल है, सेना है, धन दौलत है और राजा की बेटी मेरी पत्नी है। लेकिन बहना, तुमने अपने लिए आज तक मुझसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मांगी। तुम आज भी इसी साधारण घर में साधारण साड़ी पहनकर रहती हो। आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर मांगता हूं, अपनी इस भाई से कुछ भी मांग लो बहना। तुम जो भी मांगोगी, चाहे मेरा ये मुकुट या मेरा आधा राज्य, मैं इसी क्षण तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। मांगो बहना, आज अपनी इस भाई का कर्ज उतारने दो। सुमित्रा खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक अलौकिक, गंभीर और शांत भाव आ गया था। उसने कहा, भाई भोला, यदि तुम सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हो और अपनी इस बहन का मान रखना चाहते हो, तो मुझे तुम्हारा राज्य या सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दो। भोला ने तुरंत कहा,
आदेश करो बहना, सुमित्रा ने कहा। भाई, तुम अपने राज्य की सीमा के प्रवेश द्वार पर, जहां से बाहरी व्यापारी और राहगीर राज्य में प्रवेश करते हैं, वहां एक विशेष चुंगी नाका, टैक्स वसूलने का स्थान बनवाओ, और वहां टैक्स वसूलने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद और खूंखार सैनिकों को तैनात करो, और उन्हें मेरा ये कड़ा आदेश दो कि जब भी रामगढ़ गांव का जमींदार रणवीर सिंह अपने घोड़े के साथ तुम्हारे राज्य की सीमा में प्रवेश करे, तो उसका नाम और पता पूछते ही बिना कोई सवाल किए उसे तुरंत बेड़ियों में जकड़कर कालकोरी, जेल में डाल दिया जाए। बस यही मेरी गुरुदक्षिणा है भाई। राजा भोला सिंह अपनी बहन की इस अजीब मांग को सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने आज तक सुमित्रा के अतीत के बारे में नहीं पूछा था, और न ही वो जमींदार रणवीर सिंह को जानता था, लेकिन उसने अपनी बहन को वचन दिया था। उसने कहा, ऐसा ही होगा बहना। तुम्हारी इस इच्छा को मैं अपना सर्वोपरि कानून मानता हूं। भाग 9, अहंकार की बेड़िया और अंतिम न्याय। सुमित्रा के कहे अनुसार राज्य की सीमा पर एक कड़ा नाका बना दिया गया। सैनिकों को रणवीर सिंह का हुलिया, नाम और गांव का पता रटा दिया गया था। दिन बीतते गए। उधर रामगढ़ का जमींदार रणवीर सिंह अपने व्यापार के सिलसिले में और अपनी धन दौलत के घमंड में घूम रहा था। एक दिन उसे अपने व्यापार के काम से महाराजा भोला सिंह के राज्य की सीमा से गुजरना पड़ा। जैसे ही रणवीर सिंह अपने आलीशान घोड़े पर सवार होकर सीमा के द्वार पर पहुंचा, सैनिकों ने उसे रोक लिया। सैनिक ने कड़क कर पूछा, ठहरो राहगीर, अपना नाम और अपने गांव का पता बताओ। रणवीर ने अपने चिरपरिचित घमंड के साथ अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, हाँ, आंखों से अंधे हो क्या? मेरा ठाठ-बाट नहीं दिख रहा? मैं रामगढ़ का जमींदार रणवीर सिंह हूं। इस राज्य के राजा से मेरे व्यापारिक संबंध है। पीछे हटो। रणवीर सिंह और रामगढ़ नाम सुनते ही सैनिकों की आंखें चमक उठीं। मुख्य सैनिक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, सैनिकों, घेर लो इस घमंडी को। यही है वो अपराधी जिसे राजा ने पकड़ने का आदेश दिया था। पलक झपकते ही दर्जनों फौलादी सैनिकों ने रणवीर सिंह को घोड़े से नीचे खींच लिया। उसके हाथ पैर भारी लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिए गए। रणवीर सिंह हक्का बक्का रह गया। उसका रईसी का नशा एक पल में हिरण हो गया। रणवीर सिंह चीखने चिल्लाने लगा, अरे छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? मेरा कसूर तो बताओ। मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैं इस राज्य के नए राजा का मेहमान हूं। मुझे जेल में क्यों डाल रहे हो? सैनिकों ने उसे एक जोरदार लात मारी और घसीटते हुए बोले, चुप कर अहंकारी। ये हमारे महाराज भोला सिंह का सीधा आदेश है। तेरा क्या गुनाह है, ये तो तुझे काल कोठरी में ही पता चलेगा। रणवीर सिंह को ले जाकर राजमहल की सबसे अंधेरी, सीलन भरी और बदबूदार काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उसकी कीमती पगड़ी मिट्टी में मिल गई। उसके रेशमी कपड़े फटने लगे। वो 4 दिनों तक जेल के कोने में भूखा प्यासा तड़पता रहा और बस यही सोचता रहा कि उसने जीवन में ऐसी कौन सी गलती कर दी जो इस राज्य के पराक्रमी राजा ने उसे बिना किसी अपराध के बंदी बना लिया। रणवीर सिंह को कैद किए जाने की सूचना तुरंत राजा भोला सिंह ने अपनी बहन सुमित्रा को भिजवाई। समाचार मिलते ही सुमित्रा के चेहरे पर एक असीम, गहरी शांति और विजय के भाव आ गए। राजा भोला सिंह सुमित्रा के पास आया और उत्सुकता से पूछा, बहना, तुम्हारे कहे अनुसार उस रामगढ़ के जमींदार रणवीर सिंह को पिछले 4 दिनों से कालकोठरी में भूखा प्यासा बंद करके रखा गया है। वो लगातार अपने अपराध के बारे में पूछ रहा है।
बहना, अब तो मुझे बताओ कि वो व्यक्ति कौन है और उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या पाप किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा तुम उसे दे रही हो। सुमित्रा ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में फ्लैशबैक तैर गया। वो जंगल की डरावनी रात, वो चिलचिलाती धूप, वो कुएं का किनारा। उसने राजा भोला सिंह की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, भाई भोला, आज वक्त आ गया है कि इतिहास का पूरा पन्ना खोला जाए। याद करो, आज से 2 साल पहले की वो भयानक अंधेरी रात, जब तुम जंगल में अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे और पास के पेड़ के नीचे एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ बैठी रो रही थी। याद करो भाई, जब तुमने उस दुल्हन से 3 बार उसके रोने का कारण पूछा था और उसने मन ही मन तुम्हें अपना भाई मानकर एक संकल्प लिया था। भाई, वो बदनसीब दुल्हन कोई और नहीं बल्कि मैं खुद सुमित्रा थी। और जिस अहंकारी व्यक्ति ने मुझे महज एक छोटी सी बात पर अपनी मर्दानी हठ और अमीरी के घमंड में चूर होकर शादी के पहले ही दिन उस भयानक जंगल में कीड़े कोड़ों और जंगली जानवरों के बीच मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया था, वो पापी पुरुष कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी जेल में बंद यही जमींदार रणवीर सिंह है। ये सुनते ही राजा भोला सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चौंक कर 2 कदम पीछे हटा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख दिया और दहाड़ा, क्या वो दुष्ट, वो पापी तुम्हारा पति है? उसने मेरी पूजनीय बहन के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया? बहना, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं इसी क्षण उस अपराधी के टुकड़े टुकड़े करके गिद्धों को खिला दूंगा। उसकी ये मजाल कि उसने मेरी देवी जैसी बहन का अपमान किया। सुमित्रा ने तुरंत भोला का हाथ पकड़ा और उसे शांत करते हुए कहा, नहीं भाई, रुक जाओ। तलवार से सिर काटना तो बहुत छोटी सजा है। शारीरिक मौत से बड़ी एक और मौत होती है, वो है मनुष्य के अहंकार की मौत। मैं उसे जान से नहीं मारना चाहती, मैं उसके उस घमंड को तोड़ना चाहती हूं जिसके नशे में उसने न्याय और सत्य का गला घोंटा था। भाई, चलो मेरे साथ कैद खाने। आज न्याय का दिन है, लेकिन चलने से पहले मैं दोबारा उसी रूप में आऊंगी। सुमित्रा अंदर गई। उसने 2 साल बाद अपनी वो पोटली खोली। उसने धूल झाड़कर अपनी शादी का वही लाल रंग का जोड़ा पहना, वही गहने पहने जो उसने रणवीर से अलग होने वाले दिन पहने थे। हालांकि 2 साल के संघर्ष और साधना के कारण अब उसके चेहरे पर एक महारानी जैसा तेज और आत्मविश्वास था। दोनों भाई बहन राजसी पहरेदारों के साथ कालकोटरी की ओर चल पड़े। भाग 10, सत्य की विजय और उपसंहार। कालकोटरी का भारी लोहे का दरवाजा चरचर की आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। एक कोने में गंदगी के बीच बेड़ियों से जकड़ा हुआ, मैला कुचला और पूरी तरह से टूटा हुआ जमींदार रणवीर सिंह बैठा था। मशालों के उजाले में जैसे ही आहट हुई, रणवीर सिंह ने अपनी कमजोर नजरें ऊपर उठाई। उसने देखा कि आगे आगे राजसी मुकुट पहने महाप्रतापी राजा भोला सिंह खड़े हैं। रणवीर सिंह रेंगता हुआ सलाखों के पास आया और हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, महाराज, न्याय कीजिए महाराज। मुझ गरीब जमींदार पर दया कीजिए। मुझे 4 दिन से यहां बंद रखा गया है। मेरा अपराध क्या है? मैंने कभी आपके राज्य का अहित नहीं किया। मुझे मुक्त कर दीजिए महाराज। राजा भोला सिंह चुप रहे। वे एक तरफ हट गए। तभी राजा के पीछे से एक स्त्री आगे आई। मशाल की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। उसने शादी का लाल जोड़ा पहना हुआ था। जैसे ही रणवीर सिंह की नजर उस स्त्री के चेहरे पर पड़ी,
मानो उस पर बिजली गिर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका गला रुंध गया और उसके पूरे शरीर में एक कंपी छूट गई। वो हकलाने लगा, सुमित्रा, तुम तुम यहां कैसे? और इस राजमहल में, इस वेश में? सुमित्रा सलाखों के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी नजरें नीची नहीं की, बल्कि इस बार उसकी आंखें शेरनी की तरह रणवीर की आंखों में झांक रही थी। सुमित्रा ने अत्यंत गंभीर और खनकती हुई आवाज में कहा, जमींदार रणवीर सिंह, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। पहचानो मुझे। मैं वही सुमित्रा हूं, वही जाटनी हूं जिसे तुमने आज से 2 साल पहले अपने पुरुष होने के अहंकार और धन दौलत के घमंड में चूर होकर शादी के पहले ही दिन एक सुनसान जंगल में अकेला तड़पने के लिए छोड़ दिया था। तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं कभी तुम्हारे घर या तुम्हारे सामने आई तो तुम्हारी तलवार होगी और मेरा कटा हुआ सिर होगा। देखो, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। पर आज तुम अपने महल में नहीं, बल्कि मेरे भाई की कैद में एक अपराधी की तरह बेड़ियों में जकड़े पैरों के पास पड़े हो। रणवीर सिंह का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने रोते हुए कहा, तुम्हारा भाई? इस राज्य का राजा तुम्हारा भाई है? पर तुम्हारे पिता तो एक साधारण किसान थे, उनका कोई राजा भाई नहीं था। तभी राजा भोला सिंह आगे आए। उन्होंने कड़कड़ाती आवाज में कहा, अहंकारी जमींदार, जरा मुझे भी ध्यान से देख, पहचान मुझे। क्या मैं तुझे कोई बकरी की औलाद नजर आता हूं? बकरी की औलाद शब्द सुनते ही रणवीर सिंह के दिमाग में बिजली की तरह वो जंगल की शाम कौंध गई। उसे याद आया, तालाब का किनारा, बकरियों की तरह पानी पीता वो गरीब चरवाहा और उसका सुमित्रा से हुआ वो विवाद। रणवीर सिंह का सारा घमंड, सारी रईसी, सारा ज्ञान एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसे समझ आ गया कि संगति और परवरिश का जो पाठ सुमित्रा उसे पढ़ा रही थी, उसने उसे सच साबित करके दिखा दिया। सुमित्रा ने उस मामूली अनपढ़ गडरिये को अपनी शिक्षा और बुद्धि से इस देश का राजा बना दिया था। रणवीर सिंह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सलाखों के बीच से अपने हाथ बाहर निकाले और सुमित्रा के पैरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा था। मैं घमंड के नशे में अंधा हो चुका था। तुम सही थी। सत्य हमेशा तुम्हारे साथ था। वह सचमुच इंसान की ही औलाद था जिसे तुमने आज राजा बना दिया। मैंने एक साक्षात देवी का अपमान किया था, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। महाराज भोला सिंह, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जान की भीख मत दीजिए। बस मेरे इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। सुमित्रा ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उसकी आंखों में अब रणवीर के लिए न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई नफरत, बल्कि केवल एक न्याय का संतोष था। उसने कहा, रणवीर सिंह, मेरा बदला पूरा हुआ। मुझे तुमसे कोई धन या तुम्हारी जमींदारी नहीं चाहिए थी। मैं बस तुम्हारे उस झूठे अहंकार को तोड़ना चाहती थी, जो इंसान को इंसान नहीं समझता। आज तुमने अपनी हार स्वीकार कर ली है और सत्य की विजय हो चुकी है। भाई भोला, अब ये व्यक्ति पूरी तरह टूट चुका है। इसके अंदर का अहंकारी जमींदार मर चुका है। अब इसे कैद में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसे बेड़ियों से मुक्त कर दो और इसके घोड़े के साथ इसे सम्मानपूर्वक इसके गांव रामगढ़ वापस भेज दो। राजा भोला सिंह ने अपनी बहन के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने तुरंत रणवीर सिंह की बेड़ियां खोल दी। जेल से बाहर निकलकर रणवीर सिंह ने एक बार फिर सुमित्रा
और राजा भोला सिन्हा के सामने सिर झुकाया और बिना कुछ बोले अत्यंत लज्जित और सुधरा हुआ इंसान बनकर अपने गांव वापस चला गया। इस प्रकार हरियाणा की उस साहसी और विदुषी जाटनी सुमित्रा ने बिना किसी हथियार के केवल अपनी बुद्धि, धैर्य, शिक्षा और नैतिक बल के सहारे अपने अपमान का ऐसा ऐतिहासिक बदला लिया, जिसकी मिसाल आज भी लोग लोक कथाओं में बड़े गर्व के साथ देते हैं। कहानी की सीख, मोरल ऑफ दी स्टोरी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। धन, पद और रूप का घमंड इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो इंसान धैर्य, सत्य और शिक्षा का दामन नहीं छोड़ता, उसकी अंततः विजय अवश्य होती है। शिक्षा में वो शक्ति है जो एक साधारण चरवाहे को भी राजा बना सकती। प्रिय दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।